अभिनेता, पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल साल 1996 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी और अन्य लोगों से मारपीट करने के मामले में राज बब्बर को ये सजा सुनाई गई है। उस समय राज बब्बर समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ करते थे। एमपी एमएलए कोर्ट क्या होता है, राजनीति में अपराधीकरण की स्थिति क्या है, इसके कारण क्या है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में आदेश दिया था कि सांसदों और विधायकों के लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएं। इसके बाद 11 राज्यों में विशेष रूप से मौजूदा सांसदों और विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें स्थापित की गई। इसमें से साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक केरल और बिहार में मौजूद विशेष अदालतों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद अभी मौजूदा वक्त में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2 और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में एक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। यानी कुल मिलाकर 10 विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इसमें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अपराधों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहले श्रेणी के अंतर्गत ऐसे मुकदमे आते हैं जो सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण में हैं और सुनवाई सत्र अदालत द्वारा ही होनी है। दूसरा, छोटे अपराध से संबंधित मामले होते हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायालय में सुने जाते हैं। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी, जिन्हें अदालत के मित्र के तौर पर भी जाना जाता है, इसने अपनी रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला कि एमपी एमएलए के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन के बावजूद 4,442 आपराधिक मामलों में 2,556 मौजूदा सांसद और विधायक शामिल हैं। यहाँ मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट की आवश्यकता ही क्यों है। दरअसल हमारे देश में कानून बनाने का काम विधायक और सांसद ही करते हैं। अगर वो खुद इन नियम कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इसीलिए सुशासन, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने, न्यायपालिका अथवा लोकतंत्र में जनता का विश्वास सुदृढ़ करने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और विधि का शासन बनाए रखने के लिए इस तरह के अदालतों की ज़रूरत है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक वर्तमान लोकसभा सदस्यों, यानी कि साल 2019 की बात कर रहा हूं, इसमें से लगभग आधे के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जो कि 2014 यानी 16वीं लोकसभा के मुकाबले 26% ज़्यादा है। बात अगर राजनीति में अपराधीकरण के कारणों की करें तो चुनाव में धन बल और बाहुबल का बढ़ता प्रयोग, कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के प्रवर्तन का अभाव, जनता में जागरूकता की कमी और राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव इसकी बड़ी वजहों में शामिल हैं। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए तमाम वैधानिक उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर अयोग्यता तय करती है। इसके अनुसार 2 साल से अधिक की जेल की सजा वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि यह कानून ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता जिनके खिलाफ आपराधिक मामले अभी लंबित अवस्था में हों। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के मद्देनज़र धारा 33A को शामिल करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था। इसके तहत किसी भी उम्मीदवार के लिए यह जानकारी देनी जरूरी है कि क्या उस पर 2 साल के कारावास या किसी भी अपराध का आरोप है। लंबित मामले जिनमें आरोप तय किए गए हैं और क्या उन्हें 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए दोषी ठहराया गया है। इन तमाम वैधानिक उपायों के होने के बावजूद सच्चाई आपसे छिपी नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसके लिए आगे क्या किया जा सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों ने कई उपाय सुझाए हैं, जैसे कि चुनावी सुधारों पर विभिन्न समितियों, जिनमें कि दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत समितियां शामिल हैं, इन्होंने चुनावों के लिए राज्य के वित्त पोषण यानी स्टेट फंडिंग की सिफारिश की है। यह चुनाव में काले धन के उपयोग को काफ़ी हद तक रोकेगा और इस तरह राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में मदद मिल सकती है। भारत के चुनाव आयोग को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। चुनावों के दौरान धन, उपहार और अन्य प्रलोभनों के दुरुपयोग के बारे में भी मतदाताओं को सतर्क और जागरूक किया जाना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात कि पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण और भ्रष्टाचार लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार करती है। राजनीतिक दल के मामलों को विनियमित करने के लिए एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया का होना आवश्यक है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी नज़र में राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के और क्या क्या व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।